एक तो चुनाव नतीजे 23 को आने हैं, 24 और 25 2 दिन है, 26 को नई असेंबली निर्माण होना तय है, होना ही चाहिए, मैंडेट है। इसलिए 2 दिन में अगर सरकार किसी की नहीं बनी तो फिर यह गवर्नर रूल लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो फैसला नहीं कर पाया, तो अभी लोक अदालत फैसला करेगी शिवसेना किसकी है। सिमिलरली एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, क्या उनके पास है कि भतीजे के पास है, ये भी लोक अदालत तय करेगी। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर लगभग 6 एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल किए, उसमें से लगभग 4 ये महायुति के समर्थन में आते हैं और महाविकास आघाड़ी के समर्थन में 2 आते हैं। क्या लोकतंत्र पैसों के आधार पर ही चुनाव जीतने का, पावर में आने का और किसी भी कीमत पर पावर हथियाने का क्या हथियार बन चुका है? इस चुनाव में महाराष्ट्र में जितने भी छोटे मोटे अम्बेडकरी राजनीतिक संगठन है, दल है, उसके भी 403 उम्मीदवार मैदान में थे, 403। और इतने ही लगभग मुस्लिम संगठन, राजनीतिक दल, इंडिपेंडेंट मिलके 415 के 420 के बीच उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद अडानी प्रकरण बहुत चर्चा से, जोर शोर से। महाघोटाला, देश का सबसे बड़ा महाघोटाला। इसी बीच चलिए, प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर रहते हैं एज यूजुअल, लेकिन कल महाराष्ट्र, बॉम्बे जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, दिल्ली पॉलिटिकल राजधानी है, झारखंड और महाराष्ट्र का विधानसभा का कल रिजल्ट आने वाला है। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पे जहां उपचुनाव हुए उसका भी रिजल्ट आने वाला है। लेकिन आज चर्चा होगी विशेष रूप से महाराष्ट्र के चुनाव पर। कई राजनीतिक दल, 288 सीटें और 4136 उम्मीदवार, कौन होंगे 288? इसका होगा पलड़ा भारी। कौन गठबंधन जीतेगा? क्या बीजेपी अलायंस उसका पलड़ा भारी है, या कांग्रेस अलायंस है उसका पलड़ा भारी है, या जो और दल हैं वो अपने हिसाब से अपनी पोजीशनिंग करेंगे? क्या उनके बगैर सरकार बनना मुश्किल होगा? तमाम तरह के सवाल हैं। जैसे क्रिकेट इज ए गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, उसी तरह से राजनीति हमारे साथ इस एपिसोड में एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब हैं। एडवोकेट हैं, एकेडमिशियन रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं और अपनी एक पार्टी चलाते हैं, BRSP, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। और इस बार कुछ सीटों पर चुनाव मैदान में थे। उनकी पार्टी की भी चर्चा करूंगा, उनके अलायंस की भी चर्चा करूंगा, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है, एकदम तटस्थ भाव से, एज ए पॉलिटिशियन नहीं, हम माने साहब को एज ए एकेडमिशियन बेहतर जानते हैं, तो उस हिसाब से पूरी चर्चा होगी इस एपिसोड में। स्वागत है सर, जय भीम। जी जय भीम, शुक्रिया प्रोफेसर जी। जैसा चलिए, मैंने इनिशियल इंट्रोडक्शन दे दिया है जी, जैसा आपने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन फोकस तो ज़्यादा महाराष्ट्र के ऊपर रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, 288 असेंबली की सीटें हैं, बॉम्बे महाराष्ट्र का पॉलिटिकल कैपिटल है और महाराष्ट्र एक वाइब्रेंट स्टेट है। और इस स्टेट को लेकर स्टेक होल्डर के भी बड़े बड़े स्टेक है। पॉलिटिशियन लोगों का अपना एक स्टेक है, कारपोरेट लॉबी का अपना एक स्टेक है, सोशोलॉजिकली मराठी, नॉन मराठी, ये भी एक लोगों का स्टेक है। तो अलग अलग यहाँ स्टेक होल्डर भी है। अब महाराष्ट्र का
2019 के चुनाव के बाद जिस तरह से यहाँ राज्य में सरकारी बनी और बिगड़ गई और आयाराम गयाराम की कल्चर शुरू हो गई, चुन के आए थे किसी पार्टी से, सरकार बनाने के लिए चले गए किसी पार्टी में। ये नाटक 2-2.5 साल चला, फिर एक नया राजनीतिक मोड़ आया, फिर पार्टियों में टूट हुई, एक नई सरकार बनी, उनमें भी कई लोग चले गए और ये सत्ता संघर्ष सुप्रीम कोर्ट के गलियारे से होकर बॉम्बे हाई कोर्ट और अन्य जगह पे पहुंचा, लेकिन नतीजे कुछ नहीं आए। जो डिफेक्शन हुए थे उसके बारे में कोई फैसला नहीं आया। और इस बैकग्राउंड में महाराष्ट्र का ये वर्तमान विधानसभा का चुनाव हुआ। जैसा आपने कहा कि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, जबकि 6 दलों के 2 ही अलायंस थे, एक महायुति जो बीजेपी लीड करती है और दूसरी महाविकास आघाड़ी जिसको कांग्रेस लीड करती है। तो ये 6 पार्टियों के 2 ही अलायंस होने के बावजूद राज्य में लगभग 4000 से ज़्यादा कैंडिडेट चुनाव मैदान में है। ये एक फैक्टर ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले में इस चुनाव में 5% ज़्यादा वोट बढ़ोतरी हुई है। ये फैक्टर किसको जी फायदा देता है, किसको डैमेज करता है, ये एक अनुमान है, लेकिन नतीजे कल आएंगे तो पता चलेगा। तीसरी बात, इस चुनाव में बीजेपी ने, वर्तमान महाराष्ट्र की बीजेपी लेड सरकार ने आश्वासनों की अंबार लगा दी, खैरात कर दी, चाहे महिलाओं को हो, चाहे युवाओं को हो, चाहे किसानों के लिए हो। क्या उसका कुछ असर हुआ है, ये भी देखने वाला एक बहुत अहम मुद्दा है। साथ साथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ आकर बटेंगे तो कटेंगे ये नारा लगाया। पंतप्रधान ने स्वयं महाराष्ट्र में आकर एक है तो सेफ है, और महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं ने वोट जिहाद का मामला बनाकर सामाजिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। विकास के मुद्दों के ऊपर कितना चुनाव होता है हम लोगों को पता है, दुनिया के या लोगों के बुनियादी मुद्दों के ऊपर कितना प्रचार होता है, चुनाव होता है, ये भी पता है। इनके साथ साथ 2 बातें और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस चुनाव में महाराष्ट्र में जितने भी छोटे मोटे अम्बेडकरी राजनीतिक संगठन है, दल है, उसके भी 403 उम्मीदवार मैदान में थे, 403। और इतने ही लगभग मुस्लिम संगठन, राजनीतिक दल, इंडिपेंडेंट मिलके 415 के 420 के बीच उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। अब इसके अलावा जो मुख्य आघाड़ी या युति, एक तरफ बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, इसको महायुति कहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस, जी शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इसको महाविकास आघाड़ी कहते हैं। अब एक बात ध्यान में रखिए कि ये 3 दल इकट्ठे होने के कारण, इनके ही उम्मीदवारों को सीट नहीं मिलने के कारण महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज़्यादा रिबेल कैंडिडेट, बंडखोर कैंडिडेट इस चुनाव में है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। ये इंडिपेंडेंट और रिबेल कैंडिडेट जो है वो महाराष्ट्र के कई चुनाव क्षेत्रों में एक तो अपने पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे या और कोई नतीजा देने में सक्षम होंगे। इसलिए ये
महायुति और महाविकास आघाड़ी के लिए बड़े परेशानी का मामला है, क्योंकि उनको भीतर ही कई इंडिपेंडेंट और कई रिबेल का सामना करना पड़ रहा है। ये एक मुद्दा बहुत अहम है। दूसरा मुद्दा जो शुरू से मेरे जैसे लोग बार बार कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये मुद्दा देश भर परिणामकारक रहा, महाराष्ट्र में रहा, लेकिन वो विधानसभा के लिए काम नहीं करेगा। और ये बात सच हो चुकी है, क्योंकि वो मुद्दे का असर बिल्कुल ना के बराबर विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, क्योंकि विधानसभा चुनाव में लोकल असेंबली के लोगों के महत्वपूर्ण मुद्दों से लेकर राज्यों के मुद्दे तक ये चुनाव सीमित रहा। और इसलिए नेशनल लेवल का जो कैंपेन है, चाहे वो राहुल गांधी का हो, चाहे नरेंद्र मोदी का हो, या बीजेपी के और अन्य नेताओं का हो, ये ज़्यादा महाराष्ट्र में इम्पैक्ट नहीं कर पाया है। हाँ, अगर आप उसको फिर भी इन डेप्थ जाके एग्जामिन करने की कोशिश करें तो उसका 10% से ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ और एक एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज तक इस चुनाव में जितना पैसा नहीं लगा था, उससे कई ज़्यादा पैसा इस चुनाव में लगा। कई जगह तो बरसात पानी की होती है, लेकिन पैसों की हो गई, पैसों की बरसात हो गई। और ये सब कंट्रोल करने में चुनाव आयोग बिल्कुल नाकामयाब रहा। ये उसकी नाकामी 100% है। हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए 40 लाख की मर्यादा होती है, लेकिन यहाँ लगभग 288 क्षेत्रों में सभी जगह पे कम से कम 5 to 10 करोड़ एन एवरेज इतना मनी इन्वॉल्व है। इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र का ये चुनाव सबसे महंगा चुनाव साबित हो गया। और इसके कारण महाराष्ट्र के चुनाव को अगर जब देखते हैं तो क्या लोकतंत्र धन्ना शेठों का आश्रित बन चुका है, ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आ सकता है। क्या लोकतंत्र पैसों के आधार पर ही चुनाव जीतने का, पावर में आने का और किसी भी कीमत पर पावर हथियाने का क्या हथियार बन चुका है? ये भी 2-3 महत्वपूर्ण सवाल जिनको लोकतंत्र की फिक्र है, संविधानिक लोकतंत्र की फिक्र है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिला के ये जब अब 20 तारीख को वोटिंग संपन्न हुआ, ज़्यादा मारधाड़ की घटनाएं तो नहीं हुई, कुछ तो छुटपुट तो हो गए, लगभग 150 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हो गए, लेकिन कुल मिला के ये कांटे की टक्कर चुनाव बन चुका है। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि हम वापस आएंगे या हम क्लेम करेंगे। और इसलिए महाविकास आघाड़ी और महायुति ये दोनों अभी चुनाव नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार करने के पहले जो बिछानी होती है, चाहे रिबेल को लेकर, चाहे इंडिपेंडेंस को लेकर, ये बिछाने में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेता और महायुति के नेता ये सारे लोग लगे हैं। लेकिन 2-3 मुद्दों का एक बहुत बड़ा असर हुआ महाराष्ट्र में। वो एक है महिलाओं के लिए जो लाडली बहन योजना जो शिंदे सरकार ने, बीजेपी ने शुरू की, उसका एक असर हो सकता है। दूसरा, किसानों का जो सोयाबीन और कपास इसका जो मूल्य है, दाम जो है, उसको लेकर एक किसानों का आक्रोश, वो एक फैक्टर नज़र आता है। सोचा था मराठा आरक्षण फैक्टर एक बड़ा फैक्टर होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट बिल्कुल निग्लिजिबल लगता है, जो कि लोकसभा में बड़े पैमाने में दिखने को मिला था।
लेकिन विधानसभा में वो एकाएक फैक्टर वो शायद गायब हो चुका है। कुल मिला के जो हरियाणा में पोलराइजेशन हुआ, हरियाणा में देखो बीजेपी का सत्ता में आने का मतलब ये था कि एक तरफ जाट वोटों का पोलराइजेशन और अदर देन जाट, जाट छोड़कर दूसरे वोटों में ध्रुवीकरण, ये नीति के कारण हरियाणा में बीजेपी जीती। मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी जो बैकवर्ड क्लास की कुछ कम्युनिटीज है, मुस्लिम है और दलित है, इनमें से सेंध मारी जाएगी बीजेपी की तरफ से। और सर्वेक्षण के जो आंकड़े आए उस आंकड़ों के मुताबिक ये लगता है कि जो 100% वोट लोकसभा चुनाव में मुस्लिम या दलित का इंडिया ब्लॉक को मिला था, उसमें विधानसभा के समय ये चुनाव में बीजेपी ने सेंधमारी की है, चाहे दलितों का वोट हो चाहे मुस्लिमों का वोट। तो लोकसभा के मुकाबले में वो जो पोलराइजेशन था वो उतना नहीं होगा, बल्कि बीजेपी और ये महायुति अलायंस उसमें थोड़ा बहुत तो इनरोड बनाने में सफल हुआ है, ऐसा सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक तो लगता है। अब मुद्दा ये है कि सर्वेक्षण भी सामने आए और फिर एग्जिट पोल भी सामने आए। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर लगभग 6 एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल किए उसमें से लगभग 4 ये महायुति के समर्थन में आते हैं और महाविकास आघाड़ी के समर्थन में 2 आते हैं और एक तो बहुत थीन मार्जिन वाला है। अब इस ठीक है, एग्जिट पोल का सेफोलॉजी का कितना डेवलपमेंट हुआ है अपने इंडिया में वो एक अलग मामला है, गलत भी साबित हुए हैं, इसलिए वही होंगे ऐसा कोई अनुमान नहीं है। लेकिन ये चुनाव में महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी बहुत कुछ गलतियां हैं और महायुति की तरफ से भी बहुत कुछ गलतियां हैं, दोनों की तरफ से बड़ी गलतियां हैं। लेकिन जब लोकसभा में इंडिया ब्लॉक को या महाविकास आघाड़ी को एक बड़ा फायदा हुआ था, वो फायदा बरकरार रखने के लिए जो एक ब्रॉड बेस और गठबंधन महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने करना चाहिए था, वो महाराष्ट्र में नहीं हुआ। चाहे वो दलित पार्टियों को लेकर हो, मुस्लिम पार्टियों को लेकर हो या छोटे छोटे जैसे 2-2, 3-3 विधायक है ऐसे पार्टियों से हो, इसके बावजूद महाविकास आघाड़ी के नेता और पार्टियां वो अपनी अपनी मनमानी करते रहे, अपने अपने लोगों को ही टिकट देने में मशगूल रहे। और इसीलिए इस चुनाव में शिवसेना किसकी इसका भी फैसला होगा, क्योंकि 2 शिवसेना है, सुप्रीम कोर्ट तो फैसला नहीं कर पाया, तो अभी लोक अदालत फैसला करेगी शिवसेना किसकी है। सिमिलरली एनसीपी, शरद पवार की पार्टी, क्या उनके पास है कि भतीजे के पास है, ये भी लोक अदालत तय करेगी। अब यहाँ और भी एक मुद्दा हमने अधोरेखित करना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का फेल्यूर रहा, रिटायर्ड चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का फेल्यूर रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कारण ही महाराष्ट्र की डिफेक्शन वाली सरकार 2.5 साल सरकार में रही और कोर्ट फैसला नहीं कर पाया। ये सुप्रीम कोर्ट की भी कमजोरी इस प्रकरण से सामने आई, जो कि बहुत निंदा करने लायक ये बात है। जो भी संविधान की दुहाई देते हैं उन्होंने अभी कोर्ट में बैठे हुए जजों के कंडक्ट को भी लेकर सवाल उठाने का समय आ गया। ये सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं था बल्कि कानूनी मामला भी था। लेकिन एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय ना देकर एक गलत सरकार का समर्थन किया, गलत राजनीति का समर्थन किया, एंटी डिफेक्शन लॉ की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने देखना पसंद किया। तो एक तरफ से
ये सुप्रीम कोर्ट की भी कमजोरी रही। अब ये सारे बैकग्राउंड में शिवसेना किसकी, उद्धव ठाकरे की या शिंदे की, इसका फैसला अब होना है। उसी तरह एनसीपी, क्या शरद पवार की, क्या उसके भतीजे की, इसका भी फैसला होना है। और बड़ा फैसला और एक जो है कि क्या बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आएगी, क्योंकि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होती है तो शायद सरकार बनाने का दावा गवर्नर बीजेपी होने के नाते उनको मिल सकता है। और फिर आसानी से एक तो चुनाव नतीजे 23 को आने हैं, 24 और 25 2 दिन है, 26 को नई असेंबली निर्माण होना तय है, होना ही चाहिए, मैंडेट है। इसलिए 2 दिन में अगर सरकार किसी की नहीं बनी तो फिर यह गवर्नर रूल लग सकता है, राष्ट्रपति राजवट लग सकती है। और एक बार राष्ट्रपति राजवट लगेगी तो फिर राज्य की महायुति आघाड़ी, केंद्र की बीजेपी, राष्ट्रपति और गवर्नर, इनका सबका फायदा उठाकर जोड़ तोड़ करके उनकी सरकार बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी बात को ध्यान में रखना होगा। ऐसे हालात में राज्य के महाविकास आघाड़ी के नेताओं के पास कुछ भी विकल्प नहीं होगा। विकल्प क्या होगा, अदालत में चले जाएं। और अदालत में पहले भी गए हैं, क्या हुआ है, अदालत में पहले भी गए हैं तो क्या कुछ हुआ नहीं है। होगा, तो इसलिए ये जो कुछ नहीं। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने जो टाइमिंग तय किया महाराष्ट्र के चुनाव का, वो एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। और ये एडवांटेज देगा बीजेपी को, एडवांटेज देगा केंद्र सरकार को। और इसी के माध्यम से फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सभी का प्रयोग होगा और किसी भी कीमत पर बीजेपी अपना सरकार लाएगी, ये मेरा अनुमान है। सर, आपने कहा कि लोकसभा की तरह वोटिंग पैटर्न इस बार नहीं रहा, तो क्या इलेक्शन में सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा भी एससी एसटी को लेकर स्पेशली कह रहा हूँ, या क्रीमी लेयर का मुद्दा रहा? ये जो दो मुद्दे हैं वो सिर्फ हमारा जैसा अलायंस जो आरक्षणवादी आघाड़ी थी, हमने 65 उम्मीदवार उतारे थे। उसमें हम, हमारी एक पार्टी, ओबीसी की एक पार्टी, मुस्लिम की पार्टी, एक ट्राइबल की पार्टी, तो हम और थोड़े बहुत प्रकाश अम्बेडकर, ये अगर छोड़ दे तो कांग्रेस वालों ने कोई इस मुद्दे को तवज्जो नहीं दी, महाविकास आघाड़ी ने नहीं दी, और महायुति ने तो डिक्लेयर किया है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये बड़े पैमाने पे फेल्यूर था जी, महाविकास आघाड़ी का, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का, कि उन्होंने इस मुद्दे को कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो भी तो उसी लाइन के हैं, इसलिए वो क्यों तवज्जो देंगे, वो भी तो कैटेगराइजेशन को करने वाले हैं। तो इसलिए वो मुद्दा उन्होंने चुनाव अभियान में ज़्यादा नहीं चलाया, ये भी सच्चाई है। सवाल एक और, आपने कहा कि 403 उम्मीदवार पार्टी को छोड़कर दलित उम्मीदवार खड़े थे और तकरीबन 415 या 20 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े थे, जो महायुति और महाविकास आघाड़ी को, गठबंधन को छोड़कर। तो दलित और मुस्लिम इंडिपेंडेंट अपनी पहचान बनाने के लिए खड़े थे। क्या दोनों में कोई समन्वय था, कोऑर्डिनेशन था, या दोनों उम्मीदवार दलित और मुस्लिम किसका खेल बना सकते हैं, किसका बिगाड़ सकते हैं? क्या कोई हंग असेंबली की भी सिचुएशन बन सकती है? नहीं, पहले तो जो दलित कैंडिडेट है या अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई ही लड़ते हैं। वो मुझे नहीं लगता ज़्यादा पावर में कोई इनरोड बनाएंगे। वो अपना एजेंडा, अपना अस्तित्व, इसको लेकर चुनाव मैदान में है। मुस्लिमों की यहाँ देखो, एमआईएम के पहले 2 एमएलए थे, शायद वो 2 नहीं जीतेंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, उसके 2 एमएलए थे, उनका भी अलायंस ढंग से कांग्रेस के साथ में नहीं हुआ।
महाविकास आघाड़ी ने उनको सिर्फ 2 ही सीटें छोड़ी, बल्कि वो लड़े चुनाव 7 सीटों पर। वही सीपीआई सीपीएम का, पेशेंट एंड वर्कर पार्टी का भी वही हाल। तो महाविकास आघाड़ी ने सीटें बांटते वक्त ना अंबेडकरवादी दलों के साथ न्याय किया, ना सीपीआई सीपीएम, पेशेंट एंड वर्कर पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसी के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया। तो इनका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कुछ जगह मुस्लिम के जीते हुए कैंडिडेट वहां दूसरे दलों का मुस्लिम कैंडिडेट ही है। तो जैसे एमआईएम के 2 कैंडिडेट थे, वो शायद अब हारने के कगार पे है। समाजवादी पार्टी की 1 सीट हारने के कगार पे है, मतलब 1 सीट का नुकसान हो सकता है। वही बात दूसरे दलों की भी है, सीपीआई सीपीएम की भी है, या एक 3 एमएलए वाला बहुजन विकास आघाड़ी, उसका भी वही हाल है। और इसीलिए छोटे दलों को तवज्जो नहीं देना, उनके एजेंडे को तवज्जो नहीं देना, ये कांग्रेस के नेताओं की फितरत है। ये शरद पवार की भी राजनीति का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ये मेंटली जातिवादी तो है ही, लेकिन ये पॉलिटिकल इंपीरियलिस्ट लोग हैं, ये पॉलिटिकल साम्राज्यवादी लोग हैं। वो आपके नारे ले सकते हैं, आपकी भाषा बोल सकते हैं, आपके महापुरुषों का मान सम्मान करेंगे, लेकिन आपको सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे। ये पॉलिटिकल साम्राज्यवाद इनके विचार में कूट कूट भरा है, और इसी के कारण ये मार खाते रहते हैं, चाहे शरद पवार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। वो अपने भाई भतीजे रिश्तेदार के अलावा और कोई महाराष्ट्र है और कोई राजनीति है ऐसा मानते ही नहीं। उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ सकता है। ये कल नतीजा आएंगे तो पता चलेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कल नतीजा आएगा तो कल शाम में टाइम रखिएगा, एक बार आपसे चर्चा होगी। जो आप बात कर रहे हैं उस पे विस्तार से चर्चा होगी कल रिजल्ट आने के बाद। लेकिन पंच लाइन है, आखिर शिवसेना और एनसीपी मुस्लिम उम्मीदवार किसका खेल बनाएंगे और किसका खेल बिगाड़ेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू।